हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी। और देखिए दोस्तों, इस पर आपके लिए वीडियो आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन वीडियो होंगी, आप इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, और जिससे कि आपको आने वाली जो वीडियो है वो आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कंप्लीट चैप्टर आज की वीडियो में होने वाला है वर्णमाला का, पूरा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चैप्टर होगा। और जो टॉपिक आप कई कई घंटों में कई कई दिनों में आप जो है पूरा करेंगे, वो मात्र मेरी इस वीडियो में 30 मिनट की वीडियो में कंप्लीट चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी आगे कुछ चैप्टर होंगे वो मात्र 30 मिनट के अंदर ही आपको पूरे चैप्टर और कंप्लीट अच्छी तरीके से थ्योरी के साथ पूरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। नोट्स कहाँ मिलेंगे मैं आपको इसमें बता दूंगा वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का कंप्लीट टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला का कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानिए हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में आपको जानना है दोस्तों कि भाषा, वर्ण और वर्णमाला का परिचय। अगर मैं बात करूं भाषा, वर्ण और वर्णमाला के परिचय के बारे में, तो देखिए दोस्तों, भाषा जो शब्द है वो भाष धातु यानी संस्कृत की जो भाष धातु है उससे बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। भाषा हमारे मन के भावों के विचारों को अभिव्यक्त करने का एक साधन है। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछा जाए वर्ण या ध्वनि। देखिए उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जबकि लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वर्ण है। यदि परीक्षा में दोनों विकल्प हों तो प्राथमिकता ध्वनि को ही दी जानी चाहिए। ऐसा होता है कि परीक्षा में अगर दोनों विकल्प हों कि वर्ण भी हो ध्वनि भी हो, तो आपको जो प्राथमिकता देनी है वो ध्वनि को ही देनी है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ण की परिभाषा अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, वर्ण की जो परिभाषा होगी, तो वर्ण की परिभाषा जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वही क्या है, वर्ण है। इन्हीं वर्णों या अक्षरों को भाषा की मूल ध्वनियां कहा जाता है। वर्णमाला की अगर परिभाषा की मैं बात करूं तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम। अरे वर्णमाला में क्या है, वर्ण ही तो है, यानी वर्णों की माला। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समुदाय, उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। अगर मैं बात करूं हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 52 आपको जो है उत्तर लगाना है। और इनमें आपको बात करें तो इसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन और अन्य वर्ण भी इसमें शामिल होते हैं। तो 11 स्वर 33 व्यंजन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्णों के भेद। अब हम आते हैं वर्णों के भेदों के बारे में, कि हिंदी में वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक है, जिसमें हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर जो है वर्णों के भेदों की अगर बात करें तो दो भेद होते हैं, जिसमें कि स्वर और व्यंजन। अब स्वरों के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वर पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट या किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से, यानी कि बिल्कुल उनको किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, उनको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वरों की अगर संख्या की बात करूं तो स्वरों की संख्या होती है 11, जिसमें से 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आ ई उ री और ए ओ। ठीक है, इसी बात करें मात्राएं की, अगर मात्राओं के आधार पर पूछा जाए तो स्वरों की मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10। तो इसमें क्योंकि इसमें छोटा आ जो स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अगर मैं मात्राओं के आधार पर बात करूं तो हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 होती है, क्योंकि छोटा आ जो होता है ये, इसमें इसकी स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, यानी इसकी जो है कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। उच्चारण काल मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं उच्चारण के आधार पर करूं तो जो आपके जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए, इनको ही हम संयुक्त स्वर कहते हैं, यानी आ में ई जोड़ेंगे ये ए बनेगा, छोटा ए इसको बोलते हैं। आ, इसमें ए को जोड़ेंगे तो ये, ठीक है, आपने जो है जब छोटे थे तो आपने छोटा आ बड़ा आ इस तरह से पढ़ा होगा, तो इसलिए इसको बड़ा ए। तो छोटा आ के साथ ऊ जोड़ेंगे तो इसके साथ क्या होगा, तो इसको छोटा ओ बोले जाएंगे। ओ से ओखली जो पढ़ा था आपने वही, इसका आपको जो है ध्यान रखिए। और छोटा आ के साथ ये आप जो है ये वाला मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ओ। इसको आप ध्यान रखिए, इनको ही आपको संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। अगला है प्लुत स्वर की बात करूं दोस्तों, प्लुत स्वर कौन से होते हैं, 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे। अच्छा ये दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अब ये यहाँ पर ये स्लाइड लगी नहीं है। देखिए मैं ये क्या कह रहा था, उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसलिए नो टेंशन है, 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें ये प्लुत स्वर दे रखा है, इसमें बाकी 2 नहीं दिए, तो इसमें देखिए 3 प्रकार के, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। ठीक है, अब ये ह्रस्व स्वर को पढ़िए पहले, उसके बाद दीर्घ स्वर को, उसके बाद प्लुत स्वर को। ये इसमें डायरेक्ट जो है प्लुत स्वर दे दिया है, तो कोई बात नहीं, स्लाइड ये लगी नहीं है अभी। तो ह्रस्व स्वर होता है उच्चारण में कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगे उसको क्या बोलेंगे हम, ह्रस्व स्वर। इसमें क्या है, छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ री,
यानी 4 होते हैं ये, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको नोट्स में पूरा कंप्लीट दे दूंगा। ठीक है, इसलिए सुनते रहें साहब। तो दीर्घ स्वर की बात करूं तो उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक का समय लगे, यानी 2 मात्राओं का समय लगे। यानी अगर जो है देखा जाए तो इसके जो दीर्घ स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं 7। कौन कौन से होते हैं मैं लिख देता हूँ, कौन कौन से होते हैं। बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और आपका जो है छोटा ए, मतलब ये छोटा ए, बड़ा ए, और ये छोटा ओ, बड़ा ओ, ये चारों ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 7। तो ये 7 जो है दीर्घ स्वर होते हैं। अब बात करते हैं पुलुस स्वर की, जो कि इसमें लिखा है। पुलुस स्वर जिनके उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगता है। 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय कैसे? जैसे आप बोलिए राम, इस तरीके से ओम, तो मतलब इसमें जो है दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है, और जो हरस स्वर है, हरस स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है। दीर्घ स्वर जो होंगे उसमें जो समय लगेगा वो हरस स्वर से ज्यादा समय लगेगा, और जो आपका पुलुस स्वर होंगे उसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा मात्राओं का समय लगेगा। तो अब ये हमारा यह हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जिह्वा के आधार पर, यानी जीव के आधार पर अगर मैं बात करूं स्वरों की, तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से? अग्र, मध्य, पश्च, यानी अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे छोटी ई, बड़ी ई, और आपका ये छोटा ए, बड़ा ए, इस तरीके से इसको बोल देते हैं। अब मध्य स्वर में करेंगे छोटा आ, सिर्फ आ ही आएगा। ठीक है, मध्य स्वर में यानी जीव के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं उनको मध्य स्वर बोलते हैं, और जीव के जो अगले भाग से उच्चारित होते हैं उनको क्या कहते हैं? अग्र स्वर बोलते हैं। और पश्च स्वर जो होगा जीव के पिछले भागों से उच्चारित होंगे उनको पश्च स्वर बोलेंगे। ठीक है, पश्च स्वर में आपके ये आ जाते हैं 5। ठीक है, नेक्स्ट है मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर अगर मैं बात करूं तो ये 4 प्रकार के होते हैं मुख खुलने के आधार पर, जिसमें कि बीव्रत, अर्धवीव्रत, संव्रत और अर्धसंव्रत। बीव्रत में आपका बड़ा आ, ठीक है, बड़ा, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, संव्रत को आप इस तरीके से याद रखिए। संव्रत को, संव्रत है ना, बीव्रत और संव्रत, अर्धसंव्रत, अर्धसंव्रत, और ये देखिए ये आपका संव्रत है ना, संव्रत को आपको सुई से याद रखना। सुई से मतलब दोनों ऊ आएंगे आपके, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आ गए, और आपका ई से क्या आएंगे? दोनों छोटी बड़ी दोनों आ जाएंगी, और री से ऋषि ये आ जाएगी 10। इसके बाद अर्ध स्वर जो होगा आपका जो विव्रत होगा, विव्रत, उसमें बड़ा आ, जिसमें उच्चारण करने में पूरा मुंह खुलता है, जैसा आ तो पूरा मुंह खुल जाएगा ना, तो इसलिए विव्रत हो जाएगा। और अर्ध विव्रत, इसके बाद आपका जो है अर्ध संव्रत। अर्ध संव्रत को कैसे याद रखोगे? जैसे सुई है भाई, सुई, अब मैंने किसी के लगा दी तो वो कहेगा ओए ओए ओए, सुई मत लगा दिए ओए, तो इस तरीके से ओए, जो बड़ा ओ और ए, ओए। इसके बाद सुई, ये संव्रत हो गया, अर्ध संव्रत हो गया। इसके अलावा, और ये हो गया विव्रत, इसके अलावा जो बचे वो अर्ध विव्रत हो गए। ये मैंने ट्रिक से थोड़ा सा ही बता दिया, इससे कि याद हो जाए, मैंने को ऐसे ही याद करा था। ओके, अब आता है हमारा अयोगवा। देखिए दोस्तों, अयोगवा क्या होता है? ये ना तो पूरी तरह स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, फिर भी अर्थ वहन करते हैं। ये दो हैं। जैसे कि देखिए, अनुस्वार है आपका, अनुस्वार जैसे ये, ठीक है, ये अनुस्वार लग जाता है जिसमें चंचल है, कंठ है, जिसमें अंक की बिंदी आती है, तो इसको आपको अनुस्वार बोलते हैं। और एक होता है विसर्ग। विसर्ग आपका ये होता है, ठीक है, जैसे अड़ा खाली में ये जो विसर्ग होता है, इस तरीके से इसका उच्चारण जो होता है हा के समान होता है, जैसे प्रातः, अतः, तो इस तरीके से हा के समान होता है ना। तो ये अनुनासिक, अनुनासिक में क्या होता है? चंद्र बिंदु आ जाता है, तो इसका जो उच्चारण होता है मुंह और नाक दोनों की सहायता से होता है। जैसे चांद है, चांद, जैसे इस तरीके से जो चंद्र बिंदु जिसमें आता है, तो इसको बोलते हैं अनुनासिक। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, जिनके उच्चारण में जिह्वा जीव के मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ को स्पर्श करती है, उनकी संख्या 25 है। यानी अगर मैं बात करूं स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अब व्यंजन आ गए हमारे, ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। कौन कौन से? देखिए, स्पर्श व्यंजन प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। कैसे? देखिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में आपके का, ख, ग, घ, अञ, और च, छ, ज, झ, अञ, और ट, ठ, ड, ढ, ण, और त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, म। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसमें प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। अब देखिए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या है सब कुछ। अब इसको ध्यान रखिए। देखिए, इसमें अगर मैं बोलूं वर्ग का जो है पहला और दूसरा क्या होते हैं? अघोष, अघोष, सघोष, आपका जो है अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब पढ़ने वाले हैं हम। आप तो का वर्ग में पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? देखिए, मैं पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको पूरा दूंगा, कहाँ दूंगा सब कुछ मैं बता दूंगा इस वीडियो में। देखिए, क, ख, ग, यानी पहला दूसरा जो होगा वो आपका अघोष होगा। ठीक है, पहला दूसरा क्या होगा हमारा? अघोष है। मैं लिख देता हूं मैं, पहला दूसरा। देखिए, पहला और दूसरा क्या होगा हमारा? अघोष होगा। ठीक है, आप मेरी बात को सुनते रहें, अगर ये आपको नोट्स पूरे नो टेंशन होकर बिल्कुल सुनते रहें, सब कुछ मिल जाएगा आपको। पहला दूसरा अघोष, और बाकी जो तीनों बचे, अरे बाकी जो तीनों मतलब ये तीनों बचे ना, ये तीन, वो सघोष।
तो बाकी तीनों सैगोल, पहला दूसरा एघोष, यानी पहला आर्या तो आ से एघोष, पहला दूसरा एघोष, बाकी तीनों सैगोष, ऐसा याद रखिए। और फिर आपका पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, इस तरह से याद रखिए। पहला अल्पप्राण, फिर महाप्राण की बारी, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, ठीक है, इस तरह से अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, इस तरीके से। तो ये आपका जवाब पहला दूसरा आघोष, बाकी तीनों सैघोष, और पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, फिर तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, फिर पांचवा अल्पप्राण, इस तरीके से याद रखिए। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है जो आपका कंठे स्वर होता है, देखिए मैं इसी में ही बता देता हूँ, या होगा, हो सकता है नोट्स में लिखा हुआ हो, ना भी हो तो देखिए मैं बता देता हूँ इसी में। क वर्ग में देखिए दोस्तों, जो आपका छोटा आ और ये वाला आ होता है, यही आपका कंठे होता है, यही कंठे होता है। अच्छा, क वर्ग को क्या बोलते हैं, लिखा नहीं है ना इसमें, कोई बात नहीं, कंठे होता है, इसको क्या बोलते हैं, क वर्ग को कंठे, च वर्ग को क्या बोलते हैं, तालव्य, और आपका ट वर्ग जो होता है इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य, और आपका जो ये होता है ता थ द ध, इसको दंते बोलते हैं, और प वर्ग को क्या बोलते हैं, आपका ओष्ठे बोलते हैं। अब इसी के साथ साथ कंठे, छोटा आ बड़ा आ, ये भी कंठे ही होता है, ठीक है। इसमें विसर्ग अगर लग जाए, जिसमें जो अनुनासिक स्वर लग जाएगा, ये अनुनासिक, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कंठे हो जाएगा, और विसर्ग जो होता है ये भी कंठे होता है, और इसके साथ साथ हा जो होता है ये भी कंठे होता है। देखिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास अभी वो नहीं है, तो देखिए समझिए इस चीज को। तो आपका जो ये हो जाएगा कंठे, जो मैंने बोल दिया, इसको पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लें। फिर आपका च वर्ग जो होता है, च वर्ग में जो है छोटी ई और ये ई और य और श, यश, ई यश, ई यश, ये आपका जो है च वर्ग में, ये भी आपका जो है क्या हो जाता है, तालव्य हो जाता है। और आपका जो मूर्धन्य है, मूर्धन्य ऋषि मूर्धन्य, रे ऋषि, और रे और ये वाला से, ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, ट वर्ग का मूर्धन्य, ये भी मूर्धन्य हो जाता है। और इसके बाद आपका जो होता है दंते बचता है, दंते में क्या है आपका, दंते में ला सा और जय, ये आपका क्या हो जाता है, दंते हो जाता है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है ओष्ठे, ओष्ठे में क्या हो जाएगा, छोटा ऊ, ट वर्ग यानी ओष्ठे होता है ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपका क्या हो जाएगा, ओष्ठे हो जाएगा। और देखिए स्पर्श जो संघर्षी व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। चलिए ये मैं बात को बताऊंगा, ये चीज जो भी है। तो आपको स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, और मूल व्यंजन बण अगर पूछा जाए तो वो 33 होते हैं, ठीक है। और ये आपका जो ये होता है अणय और ये वाला अणय, अगर इनको जोड़ दिए तो आपके जो व्यंजन हो जाएंगे वो आपके मूल व्यंजन बण वो 35 हो जाएंगे। पहले तो 33 ही होते हैं, अब इन दोनों को जोड़ने पर फिर क्या हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। अब आगे बात आती है स्पर्श व्यंजन। च स्पर्श व्यंजन क्या, च छ जय जय, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब अंतस्थ व्यंजन देखिए कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य रे ले वे, इनके उच्चारण में वायु अंदर रुक कर आपकी कम शक्ति से बाहर निकलती है, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। य और व को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर। रे को क्या बोलते हैं, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं, इसको जीभ कांपती है, इसको बोल के देखें, जब आप बोलेंगे तो इसको बोल के देखिए, रे र तो कंपन हो रही है, प्रकंपित। ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, हवा जो है तो वो जीभ के बगल से बाहर निकलती है। अब आते हैं ऊष्म व्यंजनों के बारे में। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, इनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, यानी रगड़ खाकर निकलती है। जैसे हम बोले से है, तो बिल्कुल हवा, गर्म हवा के साथ एकदम संघर्ष करना पड़ रहा है, जैसे संघर्षी नाम ही इसका ऐसा है, तो संघर्ष करना पड़ रहा है इनको बोलने के लिए। से इसका बोल के देखो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये 4 हैं। और है को क्या बोलते हैं, काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो कंठ के नीचे से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अन्य व्यंजन की बात करते हैं हम, संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ग और स। इसको ये जोड़ने से इसको कैसे तोड़ते हैं, देखिए क के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये हलंत होता है, इसके साथ से, तो ये क्या हो जाएगा, छ। फिर त्र को तय और रे, ये जुड़ा हुआ भी है, ठीक है, देखिए, और जय और श और रे, तो ये क्या हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, अब ये उच्छित व्यंजन इसमें लिखे नहीं है, अरे कैसी स्लाइड बनाइए यार। उच्छित व्यंजन कैसे हो जाएंगे, उच्छित व्यंजन देखिए, उच्छित व्यंजन 2 होते हैं हमारे, कौन कौन से, 2 होते हैं। देखिए जो मैंने बताया था ना, ये वाला अण है और ये अण है, बिंदी आएगी इसके नीचे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, उच्छित व्यंजन 2 होते हैं, ओके। चलिए मैं नोट्स जो दूंगा आपको पूरा कंप्लीट लिखा हुआ मिल जाएगा। संपूर्ण वर्णमाला का जो वर्गीकरण है वो अन्य आधारों पर, घोषत कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, मतलब आप देखिए ये मैंने अघोष सघोष पहले ही बता दिए थे, यानी जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, हमारा अघोष होता है। उसके साथ साथ तीनों सह जो होते हैं ये भी हमारे अघोष होते हैं, और सहघोष को या घोष भी बोल देते हैं, या घोष, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ठीक है, यानी इसमें कंपन नहीं होता है, इसमें कंपन होता है। तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन है, और 11 स्वर हैं, 11 के 11, और ये रे ले वे है, ये सब मिलाकर ये क्या हो जाते हैं, सहघोष हो जाते हैं। तो अघोष और सहघोष समझ गए। इसके बाद प्राणत
श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। प्राण मतलब अल्प प्राण महाप्राण, मैंने बताया था ना, पहला अल्प प्राण दूसरा महाप्राण, जो उसमें हमने टेबल में पढ़ा था वही चीज़ है। तो पहला अल्प प्राण मतलब देखिए प्रत्येक अल्प प्राण कौन कौन से थे, जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होता है, और ये अल्प प्राण होता है। उसके साथ साथ सभी स्वर और जो अंतस्थ व्यंजन ये लेवे होते हैं, ये भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और तीनों से और है, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, हमारे महाप्राण हो जाते हैं। अगला उच्चारण के स्थान के आधार पर क्या है, देखिए ये सब पूरा जो है दे रखा है बिल्कुल टेबल में। देखिए उच्चारण, ये मैंने सब कुछ मेरा ऊपर भी बता दिया था। अब ये देखिए लिखा हुआ पूरा कंठ, कंठ में क्या हो जाता है आपका, ये दोनों आ जाएंगे, कै वर्ग आ जाएगा, कै ख घ आइया, और ये जो है आपका है और विसर्ग, ये क्या हो जाएंगे कंठे। तालु में ई और ये या और श और च वर्ग, ये सब क्या हो जाएगा तालव्य। मूर्धन में आपका ट वर्ग हो जाएगा और री, और ये दोनों ये रे वाला ये ऋषि और ये मूर्धन। इस तो ऋषि से याद रख लेना, ऋषि से, ठीक है। ऐसे तावर्ग, तावर्ग तय थे दे धे ने ला से और ये दंते, सब ये क्या हो गए दंते, मतलब ये आपका जो है तालव्य। दंते के बाद आ जाएगा तालव्य, तालव्य लिखा हुआ नहीं है नीचे होगा कंठ। अब ये कंठे, कंठे तालव्य, तालव्य 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 ये है तो सही है। कंठे चैवर को क्या बोल देंगे तालव्य, ठीक है, और तैवर को क्या बोल देंगे तालव्य, तालु बात वही है, ठीक है। मूर्धा मूर्धन्य और दंते, ठीक है। तैवर्ग जो होता है हमारा दंते हो जाता है। फिर हमारा ओष्ठे बचा, एक ओष्ठे में यही तो कह रहे थे, ओष्ठे बचा। ओष्ठे, ओष्ठे आपका लिख लेना, यहाँ ओष्ठे लिखा हुआ नहीं है। ओष्ठे में क्या आ जाएगा हमारा पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठे होता है, पा फा बा भा मा, ठीक है। और इसके साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं ओष्ठे में आ जाते हैं। फिर आप देखिए, देखिए दोस्तों कंठोष्ठे क्या होता है, कंठोष्ठे में छोटा ओ बड़ा ओ ये दोनों मिलाकर ये कंठोष्ठे हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें इनके साथ कंठ प्लस ओष्ठे दोनों जो है मिलते हैं। देखिए कैसे मिलते हैं, कंठ प्लस ओष्ठे यानी छोटा आ और बड़ा आ, इसमें दोनों कंठे, कंठे क्या होते हैं, देखिए कंठे क्या होता है, छोटा आ बड़ा आ ये कंठे होते हैं। आप देखिए कंठे, और इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए आपका जो तालव्य होता है, तालव्य कौन कौन से होते हैं, छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं तालव्य। और ये आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये दोनों मिलाकर क्या होते हैं ओष्ठे। अब देखिए कंठोष्ठे है ना, तो कंठोष्ठे का मतलब कंठ भी उसमें जो होगा, कंठे भी जोड़ेगा और ओष्ठे भी जोड़ेगा। तो ओष्ठे क्या है, ये छोटा ऊ बड़ा हूँ, और कंठे क्या है हमारा छोटा आ बड़ा। तो कंठोष्ठे छोटा आ और बड़ा आ और छोटा ऊ बड़ा ऊ के संयोग से बनता है ये छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो इसलिए कंठोष्ठे बोला जाता है। और दंतोष्ठे बा होता है जिसको दंतोष्ठे बोलते हैं। तो ये सब कुछ नोट्स में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ सब। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में देखिए दोस्तों, रा का प्रकार। हिंदी में जो रा है 4 प्रकार के होते हैं। अब ये देखिए दोस्तों समझने की बात आ गई, जो रा के प्रकार होते हैं। देखिए रा के जो रूप होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 रूप होते हैं, जिसमें कि क्या होता है आपका पदेन सामान्य रेफ रूप। अब देखिए पदेन रूप क्या होता है, पदेन रूप क्या होता है, देखिए पदेन रूप क्या होता है, पदों में मतलब पद मतलब क्रम, जैसे क्रम है ये पदों में मतलब पैरों के समझ लो, पैरों में जो गिर जाता है तो ये क्या होता है पदेन रूप। तो ये हमारा आपने रा देखा होगा ऐसा लिखा हुआ, तो ये क्या होता है पदेन रूप। और इसके साथ साथ जैसे आपने ट्रक में देखा होगा, ट्रक में ऐसा लिखा हुआ होता है, तो आपको ये समझिए, देखिए इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसमें आपको रा जोड़ा है, तो इसको ये ट्रक में क्या होता है ये पदेन रूप। और सामान्य रूप में क्या होता है, सामान्य रूप में जो रा है सामान्य होता है, जैसे रमेश है जिसमें रा आ जाए शुरू में लिखा हुआ, शुरू में या रा कहीं भी हो, जो सामान्य रूप, जो सामान्यता आपको जो लिखा हुआ मिलता है, रमेश और आपका सुरेश, रा बाद में आ गया सुरेश में, तो इस तरीके ये सामान्य रूप होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है रेफ रूप। रेफ रूप देखिए दोस्तों, रेफ रूप जो होता है वो ऊपर लगता है आपको, रेफ जैसे कर्म हो गया, कर्म, तो इसमें ये वाली जो मात्रा है रा की, तो इसको रा का रेफ रूप बोलते हैं। ओके, जैसे अच्छा अब दोस्तों ये कृपा है, जैसे कृपा, ये कृपा क्या है, ये वाला जो कृपा है ये स्वर वाला, ये री की मात्रा वाला है, ठीक है, ये री है, री, ठीक है, ये री है। अब ये जो है ये वाला री है, ये नहीं है, ये रा का रूप नहीं है, ये री की मात्रा है, ये री है, री से ऋषि, री वाली ये वाली मात्रा है, इसको आप जो है रा नहीं समझे। ओके, तो ये हो गई पूरी। अच्छा ये मात्रा, एक होता है शब्द मात्रा, मात्रा है, तो मात्रा में ये क्या है, इसमें पूरा रा होता है, ये इसमें क्या होता है, ये आधा रा नहीं होता है, इसमें पूरा रा होता है। ओके, अब आगे क्या है, द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन देखिए, द्वैत व्यंजन हमारा रह गया, एक ही व्यंजन के पहले आधा और फिर पूरा आता है, उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, जैसे दिल्ली, इसमें द्वैत व्यंजन, ये ला आ गया ना डबल, तो इसको क्या बोलते हैं द्वैत व्यंजन। जैसे बच्चा है, सच्चा है, बिल्ली है, बिल्ला है, कुछ भी है, तो मतलब जिसमें
एक ही व्यंजन पहले आधा आए फिर पूरा आता है तो उसको द्वित व्यंजन कहते हैं। इसमें ला क्या है, आधा है ना दिल्ली में, ला आधा है, विसर्ग लगा दूंगा, ठीक है। आपका जो है फिर उसके बाद क्या है, विसर्ग हलंत लगा दूंगा, ठीक है, इसको हलंत बोलते हैं। फिर आपके क्या है, ला है, तो क्या है, बिल्ली, दिल्ली, दिल्ली हो गई ना, दिल्ली। तो इस तरीके से आप समझिए इसको। फिर है अक्षर और वर्ण में अंतर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे रा, आ, मा, राम अक्षर एक ही झटके में उच्चारित होने वाली ध्वनि है जिसमें स्वर अवश्य होता है, जैसे राम। उदाहरण राम शब्द में, चलिए जो भी है। अब ये हैंड रिटन नोट्स आपको जो है, देखिए दोस्तों, ये पूरे हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको ये लिख भी दिए हैं इसी तरीके, जो पढ़ाया है पूरा सबको आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखिए इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है पढ़ लेना है, जो भी मैंने पढ़ाया सब कुछ लिखा हुआ है। जीव के आधार पर मैंने बताया ना, जीव के आधार पर अग्र मध्य पश्च कौन कौन से होते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, जो चीजें छूट गई हैं मैंने सब कुछ लिख दिया है। छोटा आ में क्या है, प्राकृत स्वर, शहीद वर्ण होता है, ये छोटा है वो क्या बोलते हैं, शहीद वर्ण बोलते हैं, उदासीन स्वर। और वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णमाला, सब कुछ जो है पूरा डिटेल से सब कुछ लिखा हुआ है। इसको अचों का व्यवस्थित क्रम भी बोलते हैं, वर्णमाला को। हलों का व्यवस्थित क्रम भी बोलते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता, चलिए ये भी है। वर्ण के इतना मतलब, वर्ण के ये क्या है, अनेकार्थ शब्द है, जाति, रंग, चिन्ह इसको बोलते हैं। कामसा प्रसाद गुरु ना अनुसार व्यंजन के भेद दो, अल्प प्राण, महाप्राण। और मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, 10 स्वर, 35 व्यंजन। और लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। और मात्राओं के आधार पर आपको जो है ये मिला हुआ है, लिखा हुआ है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। ओके। जीव के आधार पर अग्र मध्य पश्च, ठीक है, ये मैंने बता दिया। मुख्य आधार पर विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत, अर्धसंव्रत। ओष्ठों के आधार पर अव्रतमुखी, व्रतमुखी, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं ओष्ठों के आधार पर। और नाक व मुख की स्थिति के आधार पर निम्नुनासिक और अनुनासिक, इसमें लिखा हुआ नहीं है नीचे कुछ, निम्नुनासिक और अनुनासिक। ओके। और जो शब्द की परिभाषा आपकी, ये सब कुछ लिखा हुआ है पूरा डिटेल के साथ। आपको जो है ये पूरा नोट्स, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी ये लिखे हुए। और इसके अलावा भी आपके साथ ये लिखे हुए हैं नोट्स, आपको जो है इसको पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, फिर आपको ये नेक्स्ट वीडियो में अब आपको जो है अगला टॉपिक कराया जाएगा, उसका भी नोट्स आपको पूरा कंप्लीट दिया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसको थोड़ा ये और बता देता हूँ। या बा, ये हो, देखिए ये सब कुछ हो गया आपका। अब देखिए इसको, देखिए दोस्तों, आपका जो है ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है। मैं पूरी जो पीडीएफ आपको दूंगा पूरी सही वाली दूंगा। ये वाली जो पीडीएफ है गलत लग गई है इसमें स्लाइड में। एघोष जो है आपका पहला दूसरा वर्ण एघोष होता है, और तीनों स और फ, ये टोटल मिलाकर 13 एघोष होते हैं। सघोष आपका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और य, र, ल, व है, और सभी 11 स्वर टोटल मिलाकर 31 हो जाते हैं, ये आपके सघोष होते हैं। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए अल्प प्राण और महाप्राणों को भी। अल्प प्राण जो होते हैं टोटल आपके 31 होंगे। कैसे होंगे, देखिए इसमें आपका पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, ये अल्प प्राण होता है। उसके साथ साथ य, र, ल, व, य, र, ल और व, ओके, ये क्या होगा। और सभी जो 11 स्वर हैं ये भी क्या होते हैं, सभी 11 स्वर ये अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण क्या होंगे, महाप्राण को समझिए। महाप्राण होंगे आपके दूसरा, चौथा, और आपका श हो जाएगा, और ये वाला से भी हो जाएगा, मतलब तीनों से आ जाएंगे, और है हो जाएगा, और ये वाला जो अण है ये बिंदी वाला, ओके, ये आपका टोटल हो जाएंगे 15। तो 15 आपके क्या हो जाएंगे, महाप्राण। पूरा डिटेल से आपको नोट्स मिल जाएगा, ये पूरा यहाँ से, ठीक है, ये सब कुछ ऐड हुआ मिलेगा आपको। जो पीडीएफ अपलोड की जाएगी सही वाली अपलोड की जाएगी। केंद्रीय निदेशालय ने 1985 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कराया। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या बोलेगी, ध्वनि। और अंतर्राष्ट्रीय अंक कौन कौन से थे, ये अंतर्राष्ट्रीय अंकों होते हैं, ये पूरी दुनिया में चलते हैं। देवनागरी लिपि में जो आपको हिंदी में देवनागरी लिपि में आपको ये अंक होते हैं, इनको भी ध्यान रखना। कभी आपको प्रश्न बन जाए कि देवनागरी लिपि में 6 किस तरह से बनेगा, तो आप देख सकते हैं 6, 7, 8 जो आपने जो है गिनती है अपने पढ़ी होंगी, अगर आप पहले पढ़े हुए होंगे तो। व्यंजनों की संख्या 33, ठीक है, व्यंजन स्पर्श व्यंजनों की संख्या 33, ये सब कुछ मैंने बता दिया था। अब ये सब कुछ ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ये पूरा जो है देखिए, ये आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ये सब चीज़ें आपको हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन पता भी होंगी, मुझे लगता है ऐसा। शिरो रेखा आपको ये देखिए, तो ये क्या होती है, ऐसे आपको जो है जब कुछ भी वर्ड हम बनाते हैं तो ये क्या होता है, ये आपकी शिरो रेखा होती है, और ये आपकी खड़ी पाई होती है, ठीक है, ये आपकी खड़ी पाई होती है। नोट र का रेफ रूप आधा र होता है, जबकि अन्य र पूर्ण होते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, मैंने रेफ रूप बताया था, 3 रूप बताए थे ना, जो हमारे पदेन सामान्य रेफ रूप, तो जिसमें रेफ रूप जो होता है वो आधा होता है। जैसे आप जो है मैंने बताया था कर्म,
जैसे कर्म है, इसमें जो रे ये रे है, ये आधा है, ये आधा है, आधा, जैसे ये आधा है, रे आधा, और इसके साथ में हलंत लगा दूंगा, मैं बना दूंगा। तो ये अब ये यहाँ पर आधा ना रह करके ये पूरा पूरा इस तरह से लिख के इस पर को आधा चढ़ा दूंगा, तो ये पूरा ये जहाँ यहाँ पर चढ़ जाएगा, ये आधा रे बन जाएगा। ठीक है, ये आधा रे है। जो रैप रूप है आधा होता है, बाकी जो होते हैं वो पूरे पूरे रे होते हैं। जो जैसे रैप रूप के अलावा सामान्य और जो आपका पदेन है, ये पूरे रे होते हैं। तो पूरा कंप्लीट चैप्टर ये आपका हो गया। बस ये आपको और देखिए दोस्तों, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, ये नुक्ता है आपका, ये कैफ है, ये अरबी फारसी के शब्द हैं, और ये आपका सब ये आपको हो जो है ये पढ़ लेने हैं। अब जो है ये वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है, तो इसलिए पूरा कंप्लीट ये जो है मैंने ये बता दिया है सब कुछ, पूरा कंप्लीट आपका ये चैप्टर हो गया। इसके पूरे हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट भी है, में भी है, और यदि आप सर्च कर सकते हैं तो सर्च कर लेना। पूरा जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में भी दे दूंगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। टास्क एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का नाम भी है, यही है, और आप जो है टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो ऊपर ही आ जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। तो आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संधि, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है आपको तुरंत मिल जाए। अगला चैप्टर आपको जो संधि है उसके लिए भी आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स और अच्छी तरीके से PDF को अरेंज करके लाऊंगा मैं। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।